आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजरायली जुल्म को लेकर हूती ग्रुप ने सऊदी को हड़काया, सऊदी अरब की हालत हुई खराब। मुहर्रम की आमद के साथ गिलाफ काबा तब्दील, पहली बार ख्वातीन ने भी इसमें लिया हिस्सा। आजम खान के रिजॉर्ट पर बुलडोजर से कार्रवाई, सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर किया था तामीर। मंदिरों के पास मुस्लिम दुकानों को बंद कराने की उठी मांग, विश्व हिंदू परिषद के मरकजी वजीर ने दिया बड़ा बयान। ब्रिटेन के इलेक्शन कई वजह से बने तारीखी, पहली बार 23 मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट पहुंचे। राहुल गांधी ने रायबरेली का किया दौरा, शहीद अंजुमन की मां से मिले राहुल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दहशतगर्दाना हमला, 5 फौजी जवान शहीद, 5 जख्मी। हाथरस भगदड़ मामले में योगी का बड़ा एक्शन, एसडीएम समेत 6 अफसरान को किया बर्खास्त। 9 रियासतों में बारिश का टूटा कहर, असम में सैलाब से 85 की मौत। बारिश के साथ दिल्ली में बढ़ा डेंगू का खतरा, दिल्ली में अब तक डेंगू के 240 मामले आए सामने। सऊदी अरब को अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल से बढ़ती हुई नजदीकियां बहुत भारी पड़ने वाली है। इजराइल के बाद अब यमन सऊदी अरब को सबक सिखाने की तैयारी में है। यमन के रेजिस्टेंस ग्रुप हूती ने सऊदी अरब को इतनी सख्ती से हड़काया है कि सऊदी की हालत खराब हो गई है और वो घुटनों पर आ गया है। हूती की धमकी के फौरन बाद सऊदी ने गजा के नुसैरत कैंप पर हुई इजरायली एयर स्ट्राइक के लिए नेतन्याहू की क्लास लगा डाली। हूतियों से सऊदी इतना डर गया है कि उसके तो फौरन सुरताल बदल गए हैं। यमन और सऊदी अरब के बीच ये कशीदगी तकरीबन 9 साल पुरानी है। हूती ग्रुप पहले भी कह चुका है कि जो भी मुल्क यमन के अंदर हमलों में शामिल होगा उसको यमन की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कुछ ऐसा ही हमें हमास इजराइल की जंग के आगाज के बाद से देखने को मिला है। हूतियों ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के आला हामी मुल्क को भी सबक सिखाने की ठानी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाजात के दरमियान यमन की हुक्मरानी जमात अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने सऊदी अरब को सख्त चेतावनी दी है। यमनी न्यूज एजेंसी सबा के मुताबिक अब्दुल मलिक अल हूती ने गजा पर इजराइल की कार्रवाई पर चुप्पी साधने और यूएस यूके के साथ मिलकर यमन के खिलाफ साठगांठ करने को लेकर सऊदी को चेताया है। अल हूती ने सऊदी से कहा कि सऊदी को यह एहसास होना चाहिए कि उनके लापरवाह बेवकूफाना कदमों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सऊदी गुमराही के रास्ते से हटे। अमेरिकी आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो एक बार आजमा के देख लें। अल हूती ने आगे कहा कि अगर आप हमसे ज्यादा उलझेंगे तो हमारा तनाजा और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए अमेरिकियों पर भरोसा ना करें, वो नाकामयाब हैं। हूती लीडर की धमकी का ऐसा असर हुआ कि सऊदी अरब हुकूमत बुरी तरह थर्रा गई। सऊदी हुकूमत ने फौरन बयान जारी करते हुए इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान दे डाला। सऊदी की वजारत खारजा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि सऊदी हुकूमत इजरायली फौज के जरिए गजा के नुसैरत कैंप में यूके रन स्कूल पर की गई बमबारी की सख्त मजम्मत करती है। बयान में आगे कहा गया कि सऊदी वजारत खारजा आलमी बिरादरी से गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ जारी इजरायली जुल्म के लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराने की अपील करती है। सऊदी के इस बयान से ये वाज़ेह होता है कि मोहम्मद बिन सलमान किस हद तक हूतियों से डर गए हैं। यही वजह है कि हूती से इतनी तगड़ी धमकी मिलने के बाद प्रिंस सलमान ने फौरन नेतन्याहू हुकूमत को हड़का दिया। अब देखना यह है कि सऊदी अरब और यमन के बीच बढ़ती कशीदगी के साथ मिडिल ईस्ट में और क्या क्या मनाजिर देखने को मिलेंगे। इस्लामी नए साल की शुरुआत के साथ ही किस्वाह गिलाफे काबा बदलने की सालाना रिवायत अमल में आई। 7 जुलाई को बदले गए गिलाफे काबा की कुछ तस्वीरें हैरान करने वाली थी, क्योंकि तारीख में पहली बार इस अमल में ख्वातीन ने भी हिस्सा लिया। सऊदी अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर जनरल प्रेसिडेंसी बराए उमूर खाना काबा और मस्जिद नबवी की खवातीन मुलाजमीन की तस्वीर पोस्ट की जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की थी। आपको बताते चलें कि 159 कारीगरों ने गिलाफे काबा को तब्दील किया। नए किस्वा का वजन 1350 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 14 मीटर है। 8 क्रेनें गिलाफ काबा को उठाने, चारों कोनों को सिलाई करने और नए गिलाफ काबा पर लालटेन के डिज़ाइन डालने के लिए इस्तेमाल की गई। हालिया बरसों में रियासत ने ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए मुतादिद इस्लाहात की हैं और तब्दीलियाँ भी की हैं, जिनमें उन्हें कार चलाने, खेलों के ग्रुप्स और स्टेडियम में दाखिले के साथ साथ कारोबार चलाने की भी इजाज़त दी गई है, जो पहले सिर्फ मर्दों के लिए ही थी। और इस साल गिलाफ काबा की तब्दीली में ख़वातीन को भी शामिल किया गया। और इन तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर जंग से शुरू हो गई है। कुछ लोग इस फैसले को दुरुस्त कह रहे हैं तो कुछ लोग इस फैसले को गलत करार दे रहे हैं। शरीयत का निफाज कुरान और हदीस के मुताबिक है। इसका हवाला देते हुए वहाँ की हुकूमतें ख़वातीन को बहुत महदूद हुकूक दे रही थी, लेकिन हालिया दिनों में ख़वातीन के मामले में हुकूमत के लिबरल रवैये ने सबको हैरान कर दिया है। तो वहीं जेल में बंद समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। आजम के मुरादाबाद में वाक़े हमसफर रिजॉर्ट पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई, जिसके बाद उसे खाली कराया गया।
समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर इंतजामिया की टीम ने बिल्डोजर के साथ पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। ये कदम शहर के एमएलए आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद उठाया गया। अदालत ने नाजायज तजावुजात और मुआवजे की वसूली का हुक्म दिया था। हुक्म की तामील में इंतजामिया की टीम जेसीबी लेकर हमसफर रिजॉर्ट पहुंची और तजावुजात को खाली कराने का अमल शुरू कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात को जेसीबी की मदद से हटाया गया। इंतजामिया के इस कदम से इलाके में खौफ और हिरास की सूरत हाल बन गई। यहाँ आपको बताते चलें कि शहर के एमएलए आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह मामला तेजी से आगे बढ़ा है। चंद रोज कबल उन्होंने एक खत लिखकर कार्रवाई के लिए याद दहानी कराई थी, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई शुरू कर आजम खान के रिजॉर्ट पर बिल्डोजर से कार्रवाई की है। मुसलमानों की दुकानों की खिलाफ वर्जी करने और उनकी दुकानों को बंद कराने का फिर एक मामला सामने आया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों के आसपास मुस्लिम दुकानों को हटाने और उन्हें बंद कराने की मांग उठाई है। हिंदुस्तान में हिंदू मंदिरों के आसपास के इलाकों में मुसलमानों की आबादी की कोई कमी नहीं है। यह भी देखा गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हिंदू मंदिरों के बाहर प्रसाद की दुकानें चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मंदिरों के करीब मुसलमानों की प्रसाद की दुकानों की मुखालफत की है। उन्होंने तमाम रियासती हुकूमतों से हिंदू मंदिरों और जियारत गाहों के इलाकों में मुसलमानों की दुकानें बंद करने का मुतालबा कर दिया है। वीएचपी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी बजरंग बागरा ने कहा कि उन्हें कई जगहों से ये इत्तला मिली है कि जो लोग भारत माता की जय या वंदे मातरम भी नहीं कह सकते और मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, वो अपनी दुकानों के लिए हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका नाम का इस्तेमाल करके अपनी दुकानें चला रहे हैं। हिंदू मजहबी मकामात पर हिंदू मजहबी तंजीमों के नाम पर या हिंदू मजहबी मराकज़ के नाम पर प्रसाद और पूजा का सामान फरोख्त करते हैं। वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि मुल्क की कई जियारत गाहों में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भगवान के नजराने से मुतालिक बहुत सी अशिया की बेहुरमती करते हैं, जो कि हिंदू अकीदे के साथ खिलवाड़ है, जिसे फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है। ब्रिटेन के पार्लिमानी इंतखाबात 2024 कई मायनों में तारीखी साबित हुए हैं। एक तरफ तो ऋषि सुनक की पार्टी को लेबर पार्टी के हाथों बुरी तरह शिकस्त मिली है और लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है, तो वहीं दूसरी तरफ तारीख में ये भी पहली बार हुआ है कि 23 मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब हुए हैं। बरतानिया समेत दुनिया भर में बढ़ते हुए मुस्लिम मुखालिफ जज्बात के बावजूद 300 साल पुरानी बरतानिया की पार्लिमानी तारीख में पहली मरतबा 23 मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब हुए हैं। बरतानिया में यह बदलाव गजा पर जारी इसराइली जारिहत का नतीजा माना जा रहा है। बरतानिया के आम इंतखाबात में लेबर और आज़ाद उम्मीदवारों के लिए यह तारीखी लम्हा है जब पार्लिमानी सीटों पर पहली बार मुसलमान उम्मीदवारों ने इतनी बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल की है। फ़लस्तीन हामी कई मुस्लिम आज़ाद उम्मीदवारों ने लेबर पार्टी के गढ़ तस्लीम की जाने वाली सीटों पर कब्जा जमाया है, जिनमें साउथ में शौकत, ब्लैकबर्न में अदनान हुसैन और बर्मिंघम पेरीबार में अयूब खान के नाम शामिल हैं। वहीं ब्रिटिश फ्यूचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की नई पार्लियामेंट तारीख में सबसे ज्यादा डाइवर्स होगी, जिसमें नस्ली अक़लियती पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले 79 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। आपको बता दें कि बरतानिया में हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह मुस्लिम आबादी में इजाफा हो रहा है, उसी तरह वोटरों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। इंग्लैंड और वेल्स की 1961 की मरदमशुमारी पर नज़र डालें तो पता चलता है कि यहाँ मुसलमानों की आबादी 50,000 थी, जो 1971 में बढ़कर 2 लाख, 1981 में 5 लाख, तो वहीं 1991 में 9,50,000 हो गई और यहाँ 201 में मुस्लिम आबादी 16 लाख तक पहुँच गई। 211 में ये 27,60,000 तक पहुँची और जिसके बाद 2021 में 38,68,133 रिकॉर्ड की गई। लोकसभा में ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने मंगल को अपने लोकसभा इलाके रायबरेली का दौरा किया। ओपोजिशन का लीडर बनने के बाद पहला और जीतने के बाद ये उनका दूसरा दौरा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शहीद मेमोरियल पार्क में मुल्क के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश की और साथ ही उन्होंने उस पार्क में एक पौधा भी लगाया। इसके बाद उन्होंने रायबरेली के एम्स का भी दौरा किया। साथ ही आपको बताते चलें कि अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के वालिद रवि प्रताप सिंह और उनकी वालदा मंजू सिंह से भी मुलाकात की। ये खानदान यूपी के देवरिया का रहने वाला है। आपको याद करा दें कि शहीद अंशुमन को हाल ही में सदर जमहूरिया से कीर्ति चक्र मिला है। शहीद कैप्टन अंशुमन की वालदा मंजू, जो राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बाहर आई, उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम को रोकना चाहिए। इस पर राहुल ने उनसे कहा कि वो लड़ते रहेंगे। हाल ही में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब रेजिमेंट आर्मी मेडिकल कोर की 26वीं बटालियन के कैप्टन अंशुमन सिंह को मरने के बाद कीर्ति चक्र से नवाजा था। अपनी जान को खतरे में डालकर उसने आतिशज़दगी के एक बड़े वाक़े में बहुत से लोगों को बचाने में गैर मामूली बहादुरी और अज़्म का मुजाहिरा किया था। राहुल गांधी लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनने के बाद से काफी सरगर्म हैं। आपको बताते चलें कि वो पीर को मणिपुर में थे और असम में सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात की थी। साथ ही आपको बताते चलें कि राहुल गांधी भूमाऊ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कारकुनान से बात की और जिले की तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया ताकि जिले के तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर हो सके। साथ ही उन्होंने गेस्ट हाउस में आम लोगों से भी मुलाकात की।
2 दिन बाद खत्म हुए सर्च ऑपरेशन के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में इस महीने का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें 5 फौजी जवानों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि सिक्योरिटी एजेंसियों को हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द बुरहान वानी की बरसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के बारे में पिछले कुछ दिनों से मुसलसल इत्तलाआत मिल रही थी। ऐसे में कठुआ जिले में भी हाई अलर्ट कर दिया गया था। तमाम एजेंसियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई थी। इंटेलिजेंस जराये से मिलने वाली मुसलसल इत्तलाआत के बाद पीर को आर्मी स्कूल भी बंद कर दिया गया था और ये स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के बाद पीर को ही खुल रहा था। ये वारदात कल शाम तकरीबन 3:30 बजे जब बिलावर जिले में बदनौता के बरनूड इलाके में जेंडा नाले के पास फौज के 22 गढ़वाल राइफल्स के गाड़ी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। फौज की ये गाड़ी इलाके में गश्त कर रही थी और गाड़ी में 10 जवान सवार थे। दहशतगर्दों की तरफ से पहले ग्रेनेड फेंका गया, जिसके बाद अंधाधुंध गोलीबारी हुई और इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। वहीं 5 जवानों को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताते चलें कि 2 महीनों के अंदर फौज की गाड़ी पर यह दूसरा हमला है। उधर फौज ने ऑपरेशन में पैरा कमांडो को भी शामिल कर लिया है और उन्हें एयरलिफ्ट कर हमले वाले इलाके में ले जाया गया है। फौज की तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और आज भी पूरा दिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए इस दहशतगर्दाना हमले के बाद कई सियासी लीडरान ने इसकी मजम्मत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इस हमले की कड़ी मजम्मत की है। जेकेएनसी पार्टी के एमएलए आगा रूहुल्लाह मेहदी और जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने भी इस हमले को लेकर अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने दहशतगर्दों को चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये हुकूमत अभी भी इस हकीकत से दूर भाग रही है कि जम्मू कश्मीर में खून बह रहा है, वो चाहे आर्मी के जवान हो। बदकिस्मती से कल ये जो वाक़ा पेश आया, इसका खमियाजा उनके घर वालों को भुगतना पड़ेगा। उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो इसमें अपनी जान गंवाए, चाहे वो आर्मी से वापस हमारे जवान हो, आम शहरी हो। ये खून बहना बंद होना चाहिए। इसके लिए मिलिटेंसी के खिलाफ 2 सतह पे आपको लड़ना। एक, जो आप जिस तरह से आप लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रिड है आपका, सिक्योरिटी ग्रिड का, सिक्योरिटी नेटवर्क का अपना काम है, वो लड़ रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आपको पॉलिटिकली भी इस सिचुएशन को एड्रेस करना है। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये जो खूनी खेल जम्मू कश्मीर के कठुआ के मशेडी क्षेत्र में खेला है, इस षड्यंत्र की, इस खूनी खेल जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने खेला है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को, उनके सरगनाओं को और उनके मददगारों को चुकानी पड़ेगी। हाथरस में हुई सत्संग में भगदड़ के बाद अब योगी हुकूमत ने इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। हाथरस हादसे के 7 दिन बाद योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी तश्कील दी गई थी और इस टीम ने हादसे की जगह का मुआयना करने के साथ साथ करीब 125 लोगों के बयान भी दर्ज किए थे, जिनमें अवाम के साथ साथ पुलिस और इंतजामिया के लोग भी शामिल थे। इसके अलावा वारदात से जुड़ी खबरों, वीडियोज और वायरल हुई वीडियो क्लिपिंग की जांच भी की गई, जिसकी बिना पर एसआईटी ने शुरुआती जांच में चश्मदीद गवाहों और प्रूफ्स के आधार पर इस हादसे के लिए तकरीब के मुंतजिमीन को बुनियादी तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अब इस मामले में योगी हुकूमत ने पहला एक्शन लेते हुए पुलिस एहलकारों को जिम्मेदार ठहराया और जांच टीम की रिपोर्ट की बिना पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अफसरान को बर्खास्त कर दिया है। दिल्ली में एक तरफ जहां भारी बारिश की वजह से हुए हादसों में करीब 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, वहीं अब डेंगू जैसी बीमारी का खतरा भी बनने लगा है और हाल ही में करीब 240 मामलों की तस्दीक हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में मानसून की आमद के साथ ही उमस भरी गर्मी और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में कौमी राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से होने वाले हादसात में तकरीबन 11 लोगों की जान चली गई थी। मौसम की पेशगोई जारी करते हुए महकमा मौसम ने खदशा जाहिर किया है कि इस हफ्ते दिल्ली में लोगों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक दिल्ली में वक्फे से कई इलाकों में हल्की बारिश के बाद दर्जा हरारत बढ़ सकता है। बारिश के पानी से पैदा होने वाली बीमारियां यानी कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। दिल्ली में जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में डेंगू का मौसम शुरू होता है, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में पूरे साल ही डेंगू के केसेस सामने आते रहते हैं। दिल्ली में सिर्फ बारिश के मौसम में ही मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस की तस्दीक की जाती है और बारिश की वजह से इम्कान लगाया जा रहा है कि जुलाई के आखिर तक डेंगू के केसेस बढ़ सकते हैं। पूरे मुल्क में फिलहाल मानसून ने अपने पैर पसारे हुए हैं और ज्यादातर जगहों पर हल्की से दरमियानी बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में कई रियासतों में भारी बारिश के चलते खराब सूरत हाल बनी हुई है।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत मुल्क भर की 9 रियासतों में बारिश का कहर टूटा है। सड़क से लेकर ट्रेन और हवाई सर्विसेज सभी ठप हो गई हैं। मुंबई में लेजिस्लेचर के दोनों ऐवानों की कार्यवाही को भी मुलतवी करना पड़ा। बिहार में बिजली गिरने से 12 लोगों की जान चली गई है और असम में सैलाब के चलते 23 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और 85 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में लैंडस्लाइडिंग के चलते सड़क की कनेक्टिविटी टूट गई है। वहीं भारी बारिश के चलते मुंबई हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से 50 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेनों की सर्विसेज भी ठप हो गई है। वहीं सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने से गाड़ियों की आमदरफ्त भी रुक गई है। स्कूल और कॉलेजों को बंद करना पड़ा और मुंबई यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात को भी रद्द कर दिया गया है। बात करें शुमाली गोवा की, तो शुमाली गोवा में भी भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल में शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 समेत 70 सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त ठप हो गई है। बिजली के 84 ट्रांसफार्मर और 51 वाटर सप्लाई स्कीम भी ठप हो गई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में श्रीनगर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली मुगल शाहराह पर भी लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त रुक सी गई है। हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर सामने आ चुका है। ये जदीद है, मोटा है, तेज तर्रार है। इसमें से ड्रोन भी उड़ा सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकते हैं। हिमालय पर तैनात चीन के टाइप 15 टैंकों की धज्जियां भी उड़ा सकते हैं। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि चीन लद्दाख के करीब हथियार इकट्ठा कर रहा है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। जोरावर टैंक T-72 या T-90 जितना भारी नहीं है, इसलिए इस टैंक को हेलीकॉप्टर से उठाकर आसानी से चीन की सरहद के पास पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा यह खुद पहाड़ों पर चढ़ सकता है। इसे DRDO और लार्सन एंड टर्बो ने मिलकर बनाया है। हिंदुस्तानी फौज इस टैंक को लद्दाख में चीन की सरहद के पास तैनात करने की तैयारी में है। ये एक फाइटिंग व्हीकल है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसके कवर पर बड़े से बड़े हथियार का भी असर नहीं होगा। इसके अंदर बैठे फौजी सेफ रहेंगे। ये बहुत स्पीड में चलती है और ये जमीन पर सिर्फ चलती नहीं बल्कि दौड़ सकती है, साथ ही नदियों में तैर सकती है, किसी भी तरह के वाटर सोर्स को पार कर सकती है। इसका वजन सिर्फ 25 टन है और इसमें 105 मिलीमीटर के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं। जोरावर टैंक को लद्दाख पर तैनात करना खतरे की तरफ इशारा कर रहा है और हिंदुस्तानी फौज ने 59 जोरावर का ऑर्डर दिया है, लेकिन कुल मिलाकर फौज ऐसे 354 टैंक खरीदने जा रही है। इसके बाद इन टैंकों को चीन के करीबी सरहद यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जाएगा। हिंदुस्तान पहले ऐसे टैंक्स रूस से खरीदना चाहती थी, लेकिन बाद में इसे हिंदुस्तान में बनाने का फैसला लिया गया। असल में ये पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंट टैंक भी बुला सकते हैं। अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि या तो ये खतरे की निशानी है या फिर फौज खुद को मजबूत करने के लिए नए तरीके का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल किडनी रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पताल की खातून डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस मामले पर अपोलो अस्पताल की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि मुल्क की राजधानी दिल्ली में एक बड़े और बैनुल अक़वामी किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक बड़े अस्पताल की खातून डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेश से लेकर राजस्थान तक चल रहे इस गैर कानूनी किडनी रैकेट को चलाने के इल्जाम में 50 साल की खातून डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया है। मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार खातून डॉक्टर ने 15 से 16 ऑपरेशन किए थे। इस मामले को लेकर अफसरान का कहना है कि अस्पताल में गैर कानूनी तौर पर किडनी का यह काला धंधा बांग्लादेश से चलाया जा रहा था, लेकिन ऑपरेशन को अंजाम हिंदुस्तान में दिया जाता था। बताते चलें कि बांग्लादेश के इस रैकेट के मामले में पहले राजस्थान पुलिस ने अहम खुलासा किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच में जुट गई थी और दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के खातून डॉक्टर को नोएडा के एक अस्पताल में 15 से 16 गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट को अंजाम देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान दिल्ली के अपोलो अस्पताल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि खातून डॉक्टर को अस्पताल में पैरोल पर नहीं बल्कि उनकी खिदमत के बदले फीस की बिना पर मुकर्रर किया गया था। फिलहाल उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली के संगम विहार में झड़प के दौरान एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है। सड़क से गुजर रहे टैंकर पर पथराव कर रहे कुछ लोगों में से एक शख्स की टैंकर के चपेट में आने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के संगम विहार में सड़क से गुजर रहे टैंकर से रोड पर जमा हुए पानी की कुछ छींटें पास में बैठे लोगों पर पड़ी थी, जिसके बाद लोगों ने टैंकर ड्राइवर पर जमकर पथराव शुरू कर दिया। करीब 3 से 4 लोगों ने टैंकर ड्राइवर को पीटा और पथराव कर गाड़ी का शीशा चकनाचूर कर दिया। इस दौरान टैंकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाते हुए मौके से भागने की कोशिश की, जहां फ्रंट शीशे पर पथराव कर रहा एक 21 साल लड़का इस गाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
टैंकर ड्राइवर का नाम सपन सिंह और मरने वाले का नाम सद्दाम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच पड़ताल में जुट गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 रोजा सरकारी दौरे पर रूस और ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्होंने रूस में भारत रूस सालाना समिट में शिरकत की। मॉस्को हवाई अड्डे पर उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ रूसी फौज में फंसे हिंदुस्तानियों का मामला उठाने के बाद रूस ने रूसी फौज में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को बरतरफ करने का फैसला किया है। काबिल जिक्र है कि ये इंकशाफ हुआ कि बहुत से हिंदुस्तानियों को धोखा देकर रूसी फौज में दाखिल कराया था। दर्जनों हिंदुस्तानी रूसी फौज में फंसे हुए हैं और बहुत से हिंदुस्तानी रूस यूक्रेन जंग में महाज पर तैनात हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो रूस के 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को में हैं, पीर की शाम सदर पुतिन के साथ एक डिनर में ये मसला उठाया, जिस पर रूसी सदर ने अपने फौज में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को बरतरफ करने और उनकी हिंदुस्तानी वापसी में मदद करने पर इत्तेफाक किया। वहीं इस दौरान नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू लेकर आया हूँ, मैं अपने साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मोहब्बत लेकर आया हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस गंगा वोल्गा के जरिए ताल्लुकात को बहाल करेंगे। तीसरी सदी हिंदुस्तान की सदी है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की सलाहियतों से खुशहाली और अमन की उम्मीद कर रही है। आज हिंदुस्तान को एक मजबूत सुतून के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि आज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो गए हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।